सत श्री अकाल जी। अ, हमारे स्कूल के 10th के और 12th के बच्चे बोर्ड के इम्तिहान में बैठने जा रहे हैं। CISCE जो एग्ज़ामिनेशन बॉडी है, जो बच्चों के बोर्ड का इम्तिहान लेती है, उनकी तरफ से जो हिदायतें स्कूल में आई हैं, वो बच्चों को ऑलरेडी बता दी गई हैं। आज मैं उन्हीं हिदायतों में से कुछ हिदायतें दोबारा से बच्चों की जानकारी में लाने की कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि हमारे 10th और 12th के बच्चे ये सभी गाइडलाइंस को सुनें, समझें और बाकायदा तौर पे उन गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि उनका कहीं पर भी अपना पेपर करते वक्त कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि जानकारी ना होने के कारण या फिर जानकारी कम होने के कारण बच्चे कुछ गलतियां कर बैठते हैं और बाद में उनको काफ़ी पछताना पड़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पॉइंट्स अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, बच्चे उनकी तरफ विशेष तौर पर ध्यान देंगे और ऐसी कोई गलती पेपर में नहीं करेंगे जिससे कि बाद में उनको पछताना पड़े। पहली बात तो ये कि एग्ज़ामिनेशन वाले दिन समय पर आना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे समय पर नहीं आएंगे उनको एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठने की इजाज़त सुपरवाइजिंग एग्ज़ामिनर बिल्कुल नहीं देंगे। दूसरी बात ये कि जब उनको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो हर क्वेश्चन पेपर से पहले टॉप पे कुछ हिदायतें हैं। उन हिदायतों को बच्चों को पढ़ना है, समझना है और उनके ऊपर अमल करना है। उसमें बताया गया होगा कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, उसमें से कौन से क्वेश्चंस के बीच में चॉइस है। उन गाइडलाइंस को बच्चों को अच्छी तरह से समझना है। जो क्वेश्चन पेपर पर बताया गया है कि इन क्वेश्चंस का जवाब देना है, मीन्स इसमें लिखा है यू आर एडवाइज टू आंसर ओनली दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर। मीन्स अगर क्वेश्चन पेपर में ये बताया गया है कि आपको कुल 5 क्वेश्चंस करने हैं या कुल 6 क्वेश्चंस करने हैं और आप 6 की बजाय 7 करते हैं, 8 करते हैं, तो आप अपना समय ज़ाया कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं कि करने हैं उतने ही करें और वो क्वेश्चंस करें जो आपको सबसे अच्छी तरह से आते हैं या जिन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जिनका जवाब आपको लगता है कि आप सबसे बेहतर ढंग से दे सकते हैं। तो अगर कुल 5 क्वेश्चंस करने हैं तो वो 5 क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए? वो 5 क्वेश्चंस वो होने चाहिए जो आपको बेहतरीन ढंग से आते हैं। जो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से नहीं आता और आपके पास कोई दूसरी चॉइस है तो वो वाला क्वेश्चन करें जो आपको सबसे अच्छी तरह से आता है। जो मेन आंसर बुकलेट है उसमें टॉप शीट है एक। उस टॉप शीट में आपने उस जगह पर अपने सिग्नेचर करने हैं जो जगह सिग्नेचर के लिए बनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप शीट पर आप कहीं पर भी अपने सिग्नेचर कर दें। जो जगह सिग्नेचर के लिए बनी है वहीं पर उसी जगह के अंदर आपको अपने सिग्नेचर, इस बच्चे को अपने सिग्नेचर करने हैं। बच्चों को जो एडमिट कार्ड मिलेगा उस एडमिट कार्ड के ऊपर यूनिक आईडी नंबर है, उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, और इंडेक्स नंबर है और सब्जेक्ट भी उसमें मेंशन है। तो जिस सब्जेक्ट का पेपर है वो सब्जेक्ट आपने मेन आंसर बुकलेट, मीन्स आपको जो 10th के बच्चे हैं उनको 16 पेजेस की शीट मिलेगी
और जो 12th के बच्चे हैं उनको 20 पेजेस की शीट मिलेगी। तो वो 20 पेजेस की शीट को या 16 पेजेस की शीट को हम मेन शीट कहते हैं। तो वो जो मेन आंसर बुकलेट है उसके उसके साथ एक टॉप शीट होगी। उस टॉप शीट पे आपने अपना यूनिक आईडी नंबर, इंडेक्स नंबर और जिस सब्जेक्ट का पेपर आप दे रहे हैं वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। उसके बाद अगर आप कोई कॉन्टिन्यूएशन शीट लेते हैं तो उस कॉन्टिन्यूएशन शीट के ऊपर भी यही इंफॉर्मेशन आपको दोबारा से लिखनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंडेक्स नंबर और सब्जेक्ट, ये आपको दोबारा से लिखना है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा पेपर है जिसमें मैप की ज़रूरत है, ग्राफ पेपर की ज़रूरत है, तो उस ग्राफ पेपर के ऊपर या उस मैप के ऊपर भी आप ये सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्या इंफॉर्मेशन? नंबर 1 यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, नंबर 2 इंडेक्स नंबर, नंबर 3 सब्जेक्ट। ये सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ लें। और जो भी आप अपनी आंसर बुकलेट के ऊपर या आंसर शीट के ऊपर लिखते हैं उसके लिए आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लू बॉल पॉइंट पेन भी यूज़ कर सकते हैं। फाउंटेन पेन होता है निब वाला पेन, वो निब वाला पेन भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से, ब्लैक पेन भी यूज़ किया जा सकता है, ब्लू पेन भी यूज़ किया जा सकता है और फाउंटेन पेन भी यूज़ किया जा सकता है। जो आपकी शीट है, आंसर शीट, आंसर बुकलेट, उसके दोनों तरफ आपको लिखना है। मीन्स बाएं भी लिखना है और दाएं भी लिखना है। ठीक है, आगे भी लिखना है और पीछे भी लिखना है। इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान दें, मतलब कोई पेज आपको खाली नहीं छोड़ना है। हाँ, और अगली बात यह है कि जब आप लिखें तो दोनों साइड पर जो आपकी शीट है उसकी दोनों साइड पर आपने मार्जिन छोड़ना है। मीन्स बाईं साइड पर भी थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे और दाईं साइड पर भी थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लें कि ये शीट है, तो इस शीट पर आप ऐसे बाईं साइड पर भी मार्जिन छोड़ेंगे और दाईं साइड पर भी थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे। ओके, दोनों तरफ मार्जिन छोड़कर आप अपना पेपर बीच में करेंगे। जी, जब आपका एक क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाता है तो उसके बाद कम से कम एक लाइन खाली जरूर छोड़ें। मैं सजेस्ट करूंगा एक की जगह 2 लाइंस खाली छोड़ें। तो 2 लाइंस खाली छोड़ें, हर आंसर के बाद 2 लाइंस खाली छोड़कर फिर नया क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट करना शुरू करें। आपने जो बाईं ओर मार्जिन छोड़ा है उस बाईं ओर के मार्जिन पर आप अपना क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, तो क्वेश्चन मत उतारें, लेकिन क्वेश्चन नंबर बाईं साइड पर आपको ज़रूर लिखना है। जो सीक्वेंस नंबर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में अपने आंसर लिखें। कई बार क्या होता है कि बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड, थर्ड वो सोचते हैं बाद में करेंगे और फोर्थ क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं। जो गाइडलाइंस रिसीव हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, तो अगर करना है तो फिर फर्स्ट के बाद सेकंड करें। ये नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट के बाद आप फोर्थ करें, फिर फिफ्थ करें और उसके बाद जाके आप सेकंड क्वेश्चन करें, उसके बाद जाके आप थर्ड क्वेश्चन करें। अगर आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद कौन से क्वेश्चन का नंबर आएगा?
सेकंड। ओके, और सेकंड के बाद कौन से क्वेश्चन का नंबर आएगा? थर्ड। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको सीक्वेंस में ही करें, सीक्वेंस को तोड़ना नहीं है। यस, जो गाइडलाइंस रिसीव हुई हैं उसमें ये क्लियर लिखा गया है कि आपको अपनी हैंडराइटिंग और स्पेलिंग, इन दोनों का पूरा ध्यान रखना है। बहुत बार ये देखने में आया है कि कई बार बच्चों को क्वेश्चन आता होता है और वो बड़ी एक्साइटमेंट में अपना आंसर लिखते हैं और अपनी हैंडराइटिंग खराब कर लेते हैं। हैंडराइटिंग बिल्कुल खराब नहीं करना है और स्पेलिंग्स का पूरा अभ्यास करना है। तो काउंसिल जो है वो स्पेलिंग्स और हैंडराइटिंग का बहुत ध्यान रखेंगी, और अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो फिर नंबर कटेंगे। हाँ, और अगली बात जो बहुत ज़रूरी है, अक्सर ये देखने में आया कि बच्चे जो डायग्राम्स बनाते हैं या इलस्ट्रेशंस बनाते हैं या टेबल्स बनाते हैं, वो भी पेन के साथ ही बनाते हैं। ये गलत है। सो काउंसिल की हिदायतों के मुताबिक ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको डायग्राम बनानी है या आपको टेबल्स बनाने हैं तो उसके लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करें। सो जिस पेपर में डायग्राम्स की ज़रूरत हो उस पेपर के लिए बच्चे अपने साथ पेंसिल, स्केल, इरेज़र, शॉर्पनर, ये सब कुछ ज़रूर लेकर जाएं। जहाँ पर बच्चों को लगता है कि किसी कलर्स की ज़रूरत है तो कलर्स भी उस पेपर में साथ में उनके पास होने चाहिए। जो समय आपको पेपर लिखने के लिए मिलता है उसके अलावा भी आपको 15 मिनट दिए जाएंगे पेपर पढ़ने के लिए, और जो पेपर रीडिंग टाइम है उसको पेपर पढ़ने के लिए ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि उन 15 मिनट में आप पेपर लिखना शुरू कर दें। तो पेपर लिखना नहीं, पहले पेपर पढ़ना है, उसके लिए 15 मिनट आपको मिलेंगे। आगे काउंसिल ने यह कहा है कि आपको अपने क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और एक चीज़ और जो बताई गई है कि जो इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांगी गई उसको खामखा अपने आंसर में बिल्कुल ना लिखें। जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वही लिखनी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। इस चीज़ का भी सभी बच्चे विशेष तौर पर ज़रूर ध्यान रखें। तो कई बार उत्साह में आकर बच्चे जो हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर देते हैं और उससे अपना समय ज़ाया करते हैं। आगे ये भी बताया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक या दो क्वेश्चंस के ऊपर ही बहुत ज़्यादा समय लगा दें। अगर आप इस प्रकार की गलती करेंगे तो आपके पास बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो समय होता है वो कम हो जाएगा, और फिर आपको जल्दबाजी में अपने बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने पड़ेंगे। उससे भी आपकी हैंडराइटिंग खराब होएगी, दिमाग के ऊपर स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, आपकी अटेम्प्ट एडवर्सली अफेक्ट होएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आपकी अटेम्प्ट ख़त्म हो जाती है, मीन्स आप अपना पूरे का पूरा पेपर कर लेते हैं और समय भी ख़त्म होने वाला हो, ओके, तो अपनी जो भी आपने आंसर शीट्स यूज़ की हैं, कॉन्टिन्यूएशन शीट यूज़ की है, कोई ग्राफ यूज़ किया है, कोई मैप यूज़ किया, उसको समेटें, जी, उसको बांधें बिल्कुल सीक्वेंस में, ओके, और ये भी चेक कर लें कि आपने अपने ग्राफ के ऊपर, अपने मैप के ऊपर, अपनी फ्रंट शीट के ऊपर, टॉप शीट के ऊपर अपनी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो इंडेक्स नंबर है और जो सब्जेक्ट है वो ज़रूर लिखा हो। ये ना हो कि वो कहीं ना कहीं मिस हुआ हो। एक चीज़ और जो मेरा सुझाव है आपको, वो ये है, ये भी चेक करें कि क्या आपने पूरे के पूरे अपनी आंसर स्क्रिप्ट में, आंसर बुकलेट में, क्या आपने हर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। कहीं पर अगर क्वेश्चन नंबर लिखने में चूक हो गई है तो उसको आप अपना आंसर बुकलेट हैंड ओवर करने से पहले वो ज़रूर लिख लें।
एक और चीज़ का ध्यान आप सभी बच्चों को रखना है। जब हम स्कूल में पेपर लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्वेश्चन को समझने के लिए जो इन्विजिलेटर होते हैं उनकी मदद लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का क्या अर्थ निकलता है। ये आपको इजाज़त बोर्ड के इम्तिहान में बिल्कुल नहीं है। किसी भी सुपरवाइजिंग एग्जामिनर से, किसी भी इन्विजिलेटर से आप किसी क्वेश्चन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। किसी क्वेश्चन का अर्थ किसी से नहीं पूछ सकते। ये नॉर्म्स के अगेंस्ट है। जो कॉन्टिन्यूएशन शीट है, जिसको हम एक्स्ट्रा शीट बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा शीट तभी मिलेगी जब आपकी पहले वाली शीट पूरी तरह से भर चुकी होगी। एक मेरा और सुझाव है सभी बच्चों को, और इसका विशेष ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई पेज खाली होता है। जैसे आप ऐसे क्वेश्चन पेपर के पन्ने पलट रहे हैं जी, तो आगे एक पेपर जो है वो खाली आ गया। बच्चों को लगता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर यहीं पे ख़त्म हो गया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन पेपर में जितने पेजेस हैं हर पेज को टर्न करके देखें ज़रूर। अगर उसमें कहीं पर भी मीन्स कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लो पेज नंबर 4 खाली है और पेज नंबर 5 पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो देख लेना है। ये ना हो कि आप पेज नंबर 5 देखें ही नहीं और उसमें लिखे हुए क्वेश्चन जो है वो छूट जाए। सो क्वेश्चन पेपर का एक एक पेज सारे बच्चे ध्यान से जरूर देखें। जी, आपके पास रफ वर्क करने के लिए आपको कोई अलग से शीट नहीं दी जाएगी। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में या कोई भी पेपर हो, अगर उसमें आपको कोई रफ वर्क करना है तो आप कोई भी पेज लें, उसके ऊपर लिख दें रफ वर्क और उसके नीचे आप रफ वर्क अपना कर सकते हैं। सो रफ वर्क के लिए कोई अलग से शीट नहीं दी जाएगी। और रफ वर्क आपको अगर मैथमेटिक्स का पेपर है, कोई न्यूमेरिकल्स हैं किसी क्वेश्चन में, किसी पेपर में, तो वो आपको मीन्स उसमें कोई रफ वर्क करना हो तो वो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि जो कैलकुलेशंस हैं अगर वो रफ वर्क में एग्जामिनर को दिखेंगी तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने रफ वर्क नहीं किया होगा और सीधा आप कैलकुलेशंस करके वहाँ पर उसका आंसर लिख देते हैं तो उसका डिसएडवांटेज आपको होएगा। सो रफ वर्क विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, वो आपके लिए उपयोगी रहेगा, ज़रूरी है। लास्ट बात, कोई भी बच्चा बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल अगर अपने पेपर में करता है, उसका पेपर भी कैंसिल होगा, उसका पूरे का पूरा इम्तिहान भी कैंसिल होगा और ये भी संभावना है कि काउंसिल उसे आने वाले सालों में पेपर देने से डिबार कर दे। डिबार का मतलब है मना कर दे कि आने वाले सालों में भी आप पेपर नहीं दे पाएंगे। ऐसी भी संभावना है, ये भी काउंसिल की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। तो कोई एक्स्ट्रा स्लिप किसी को यूज नहीं करना है। जो पेंसिल बॉक्स कैरी करना है वो ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट पाउच, ट्रांसपेरेंट का मतलब जो पारदर्शी, पाउच मीन्स बॉक्स नहीं, पाउच, पर्स की तरह का। ओके, वो आप कैरी करें। उसमें आप पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, शॉर्पनर सब कुछ डालें। कलर्स डालना चाहें वो भी डालें। ओके, तो अगर आप किसी भी प्रकार की कोई स्लिप अपने साथ कैरी करते हैं, कोई पेपर कैरी करते हैं या एक दूसरे से कोई चीज़ बोरो करते हैं, कुछ मांगते हैं, ओके, तो भी आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, आपका पूरे का पूरा इम्तिहान कैंसिल हो सकता है। बाद में कोई भी इंसान आपकी मदद नहीं कर पाएगा। कोई शीट एक्सचेंज करना, इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी इन्विजिलेटर्स वहां पर ड्यूटी पर आएंगे उनके साथ कोई भी अगर बातचीत होती है तो बड़े सम्मान के साथ होनी चाहिए, बहुत इज्जत के साथ होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई भी विद्यार्थी सुपरवाइजिंग एग्जामिनर के साथ
या इन्विजिलेटर के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद, किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। पेपर खत्म भी हो जाता है, उसके बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में किसी प्रकार का शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कंडक्ट आखिरी मिनट तक जो सुपरवाइजिंग एग्जामिनर है वो वॉच करेंगे। और अगर आपके कंडक्ट में डिसकर्टसी, डिसरिस्पेक्ट आती है तो कोई भी एक्शन आपके ऊपर हो सकता है। तो बच्चों, अपना ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, किसी भी प्रकार का इनडिसिप्लिन एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात का सभी बच्चे विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कूल के सभी अध्यापकों की तरफ से, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स की तरफ से, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और बच्चों के मम्मी पापा, बच्चों के अध्यापक, मैं, स्कूल के सभी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, आप सबसे बहुत बड़ी उम्मीदें करते हैं कि आप अपने पेपर अच्छा करेंगे। और ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि बच्चे अपने दिमाग पर तनाव ना रखें, बिल्कुल तनाव रहित होकर अपना काम करें। जो इंसान मेहनत करता है, मेहनत जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे तनाव कम होता जाता है। जो आलस में रहेगा उसके दिमाग में तनाव रहेगा, जो मेहनत करेगा उसके अंदर तनाव की जगह पर आत्मविश्वास और भरोसा होगा। जीते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।